तो ये बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें हमने किया क्या है, हमने बोर्ड को, स्क्वायर बोर्ड को पकड़ के रखा है और फिर देखा है कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, तो वो सेंटर ऑफ मास इतना शिफ्ट होगा। ठीक, अच्छा, इसमें माइनस का साइन लगा दीजिए। इतना ही बोर्ड को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास वापस से अपनी जगह पर आ जाए। ठीक है बच्चों, ये बात लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी मैंने और उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो मैंने होमवर्क दिया था। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में ये एक प्लैंक है बच्चों, ये एक प्लैंक है, ठीक है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। प्लैंक का मास कैपिटल एम है, इस बच्चे का मास स्मॉल एम है। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चा नहीं है, मैन है। मैन स्टार्ट्स रनिंग ऑन द प्लैंक विद रिलेटिव वेलोसिटी वी आर। तो रिलेटिव वेलोसिटी से दौड़ना शुरू करता है। किसके रिलेटिव बच्चों? जाहिर सी बात है प्लैंक के रिलेटिव दौड़ेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। देखिए ज़रा ध्यान से, ये पूरा का पूरा सिस्टम है रेस्ट पर। इस सिस्टम पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ये सिस्टम मैं ले रहा हूँ। इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू बच्चों ज़ीरो है, और अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़ीरो है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम क्या रहेगा बताइए? कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है तो हमेशा ही ज़ीरो रहेगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये भाई साहब वी आर से चलना शुरू करते हैं, लेकिन वी आर जो वेलोसिटी है बच्चों, ये किसके रिलेटिव है? प्लैंक के रिलेटिव। तो मैंने मान लिया ये v1 से चलना शुरू करते हैं। चूँकि ये इधर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड जा रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिल नहीं सकता क्योंकि मोमेंटम कितना है बच्चों? ज़ीरो। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिल सकता, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास को वहीं रखने के लिए प्लैंक को पीछे जाना पड़ेगा। लेट अस से प्लैंक की वेलोसिटी v2 है, तो हम कहेंगे कि टोटल मोमेंटम ज़ीरो होना चाहिए, तो एम v1 बराबर कैपिटल एम v2 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा, आपसे कांटेक्ट करेंगे पर आपसे बात नहीं हुई। सर कपिल सर ने कहा आपसे कांटेक्ट करेंगे पर आपसे बात ही नहीं हुई। ठीक है रोनित, एक काम करो, उन कपिल सर को वापस से बोलो, है ना, वो कि एमबी सर बोल रहे हैं कि आप मेरा कांटेक्ट करा दीजिए। आप वापस से बोलो रोनित, ठीक है। और फिर नहीं होता तो अगली क्लास में मुझे बताना, इंटरेक्शन हो जाएगा, चिंता मत करो। तो बच्चों ये है mv1 बराबर mv2, क्या समझ में आया है? टोटल मोमेंटम बच्चों क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। क्यों ज़ीरो होना चाहिए? क्योंकि पहले पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बताइए। नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो जितना ये बॉय जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, प्लैंक उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम रख करके जाएगा, ठीक। इसलिए mv1 पॉजिटिव बराबर mv2 नेगेटिव, तो टोटल मोमेंटम ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ें बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना। रिलेटिव वेलोसिटी का बात सुने। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज़ वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ठीक है। इस डायरेक्शन को वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो इस डायरेक्शन को चलो पॉजिटिव ले लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना है बच्चा? v1। वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक vr है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है इस साइड, ये v1 है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक माइनस v2 है क्योंकि इस साइड जा रहा है। तो यहाँ से बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब v1 की वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है आप चेक कर सकते हैं, और वो आती है vr माइनस v2, या फिर v2 की वैल्यू vr माइनस v1 आ जाती है। ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो mv1 बराबर क्या पूछी थी? प्लैंक की वेलोसिटी पूछी थी, तो हमें v2 निकालना है, तो v1 की वैल्यू रख देते हैं। vr माइनस v2 बराबर mv2, और यहाँ से v2 की वैल्यू आती है बच्चों mvr अपॉन m प्लस m, ठीक है। मेथड नंबर 1 सोचने का, मैथमेटिक्स सोचने का तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 सुनिएगा ज़रा ध्यान से। v1 और v2 का जो रेशियो है, v1 और v2 का रेशियो मास का इन्वर्स रेशियो है, होना भी चाहिए क्योंकि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दोनों का सेम है, ठीक।
और यहाँ से अगर आप देखें तो दोनों के मैग्नीट्यूड का समेशन वी आर के बराबर है। इसको आप यूँ भी सोच सकते हैं भैया कि अगर ये x इधर जाएंगे और ये y इधर जाएंगे प्लैंक, तो टोटल ये प्लैंक के रिलेटिव x प्लस वाई जाएंगे। तो ये डायरेक्ट भी कह सकते थे बिना फॉर्मूला लगाए कि गुरुजी v1 और v2 का समेशन वी आर है। अब ये गणित का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, जो आपने क्लास 6, 7, 8, 9 में करते आए हैं आप। क्या एक नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड करिए गुरुजी, किस रेशियो में कि m/m, मतलब मास के इन्वर्स रेशियो में। ठीक है, तो प्लैंक की वेलोसिटी कितनी होगी, मास का इन्वर्स रेशियो है, तो प्लैंक की वेलोसिटी में मास किसका आएगा, मैन का, तो mv/m+m। ये आपको पता होना चाहिए, रेशियो में आपने पढ़ा होना चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है 10 को 2:3 रेशियो में डिवाइड करिए, तो 2 को कितना मिलता है, 2/2 + 3 ऑफ 10, और 3 को कितना मिलता है, 3/2 + 3 ऑफ 10। ये फॉर्मूला होता है m/n रेशियो में डिवाइड करने का, और इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, नहीं है तो गलत बात है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ माइनस साइन तो लगा ही सकते हैं बेटा, लेकिन अभी तो मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ रंजन, इसलिए मैं उस बात पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक, अब एक बात और बता देता हूँ, एक टर्म यूज़ किया जाता है, उस टर्म का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपसे बच्चों ये बोला जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जंप, या फिर ऐसे बताता हूँ, लैंग्वेज मैं बोलता हूँ, ड्रीम ने 7वीं में पढ़ा था, ओके ड्रीम 7th क्लास में तुमने पढ़ लिया था, क्या बात है यार। चलिए, तो ये है एक प्लैंक, ये एक ट्रॉली, ठीक है, और ट्रॉली का मास बच्चों ले लेते हैं m। यहाँ पर आपका हीरो है जो स्टंट दिखाते हैं ना, गाड़ी है, गाड़ी से कूद गए, और कूद गए तो कार भी पीछे जा रही है, तो स्टंट मैन है। सर प्लीज़ क्लियर डाउट, रोनित का कोई डाउट आया है। अच्छा सर, वो -mu/m+m होगा क्या बेटा, वो क्या चीज़ है, नहीं तो रंजन का था। रोनित तेरा क्या डाउट है बेटा, तेरा तो कोई डाउट मैंने देखा ही नहीं है। तुझे कौन सा डाउट है, पूछ, कौन सा डाउट पूछना चाहता है, बता बेटा। ऊपर वाला डाउट तेरा कौन सा है। सर कपिल सर ने बता तो दिया, कपिल सर वाली बात बेटा, और कौन सा डाउट, और भी कोई तेरा डाउट है भाई, क्यों परेशान कर रहा है मेरे को, कूट दूंगा रोनित तुझे। ऊपर वाला ड्रीम ने 7वीं में पढ़ा था, बताओ तो। देखो जरा, ये आदमी है मास स्मॉल m का, ये ड्रीम कौन है यार। सर मैंने जब हॉलोकोन का सेंटर ऑफ मास डेरिवेशन कर रहा था, तब 2 डिफरेंट मेथड से 2 डिफरेंट आंसर आ रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को बता देना। वेलोसिटी वाला कौन सा डाउट बेटा, रंजन कुमार का। हाँ बता तो दिया बेटा कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैंने ऑलरेडी मैग्नीट्यूड लिया है, इसलिए माइनस साइन नहीं लगाया है। चलिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़रा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मन पटेल आप जो है ना वो पूछेगा, सर नाम निखिल है मेरा, ओके। सिस्टम वॉज एट रेस्ट इनिशियली सिस्टम जो है वो रेस्ट पे था, ठीक है। अब देखना जरा, लैंग्वेज को ध्यान से सुनना। नाउ मैन जम्प्स फ्रॉम द ट्रॉली, ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसलिए पूरा लिखवा रहा हूँ, विद रिलेटिव वेलोसिटी वी.r. फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बहुत गलतियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हो क्या रहा है, क्यों गलतियाँ होती हैं वो बताता हूँ। बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर ये है कि जिस समय ये भाई साहब जंप नहीं कर पाए थे, है ना, उस समय ट्रॉली की वेलोसिटी 0 थी। अच्छा, जिस समय ये जंप कर चुके हैं उस समय ट्रॉली के पास वेलोसिटी कुछ आ चुकी होगी। तो आपने जब बोला है कि ट्रॉली के रिलेटिव वेलोसिटी वी.r. है, तो
ट्रॉली की किस वेलोसिटी को कंसीडर करना है, ये वाली कंसीडर करनी है या ये वाली कंसीडर करनी है? बच्चों को ये डाउट आता है। बेटा कपिल सर के बाद जो आपने डाउट पूछा है वो डाउट आ नहीं पाया है, तो दोबारा से पूछ लो, ठीक है। वो मेरे पास आया नहीं है, डिलीट हो गया होगा शायद मेरे से धोखे से, ये हो सकता है। तो बच्चों जब ये आदमी जंप कर चुका है ना, तो ये ट्रॉली पीछे भागने लगी। जब ये ट्रॉली पीछे भागने लगी तो लोगों ने कहा सर ये बताइए जो ये रिलेटिव वेलोसिटी आपने दी है गुरुदेव, ये इसके रिलेटिव दी है या इसके रिलेटिव दी है, किसके रिलेटिव दी है ये तो बताइए। ये तो आपने बताया नहीं। मैं कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बताना चाहिए मुझे। तो जान लीजिए मैंने नहीं, पूरा दुनिया में सबको बता दिया गया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जंप का मतलब होता है, सभी लोग जान लीजिए और इसको थोड़ा डब्बे डब्बे में बंद कर लीजिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जंप का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी with respect to फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली, या जिससे भी जंप कर रहा है उससे। समझ में आ गई बात? विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट, इसका मतलब बच्चों ये वाले स्टेट इसके रिलेटिव वी आर से ये जंप करता है, और होना भी चाहिए। ऐसा क्यों है ये भी बता देता हूँ। ऐसा इसलिए है बच्चों, ऐसा इसलिए है कि देखना ज़रा, मान लीजिए ये ट्रॉली है, आप जंप करते हैं इस ट्रॉली से, ये आप खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, आप जंप करते हैं। तो आपका जंप करना कब कहलाएगा? जंप करना तो तब कहलाएगा बच्चा जब आप अपने पैरों का जो कांटेक्ट है ट्रॉली से जस्ट छूट जाएगा, उसके बाद ही तो कहेंगे कि आपने जंप किया। वरना आप आधे रास्ते में कह दोगे अरे वाह जंप किया, किसी ने कहा नहीं 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 किया, वापस बैठ गया, वो कहाँ जंप किया। तो जंप का मतलब क्या हुआ? जब इसका पैर का कांटेक्ट ट्रॉली से छूट चुका होगा। तो ट्रॉली से पैर का कांटेक्ट जब छूट गया होगा तो ट्रॉली को जितनी वेलोसिटी रिसीव करनी होगी वो आ चुकी होगी। इसलिए जंप की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल स्टेट के रिलेटिव होती है, इनिशियल स्टेट के रिलेटिव नहीं होती है। ठीक बच्चों, तो अब इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कि कैसे निकालें गुरुदेव? कि वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0। तो ये वी टी मान लेते हैं, ये वी मैन है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? वी मैन प्लस वी टी। अरे उल्टा करके जोड़ना होता ना भाई, एक बात। दूसरी बात, दोनों का जो वेलोसिटी है वो मास के इन्वर्स रेशियो में होगी, m इंटू वी एम बराबर कैपिटल M इंटू वी टी। यही तो होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा? तो इन्वर्स रेशियो में तो डिवाइड कर दी, तो ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? स्मॉल m अपॉन कैपिटल स्मॉल m प्लस कैपिटल M ऑफ v रिलेटिव। बस हो गया ख़त्म कहानी, टाटा फिस। नेगेटिव डायरेक्शन लगाने का मतलब ये है कि वी आर के अपोजिट होगा, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक, अब क्या लोगों ने कहा, लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये कहा कि यार ये तो क्वेश्चन हम आप कर ही रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, एक काम और करो। मैंने कहा क्या? कि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम और ले आओ। मैं कहा कैसे? कि देखो कैसे, आपको पहले क्वेश्चन दूंगा फिर मैं करूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और इससे आगे चल करके आपको बहुत फ़ायदा होगा। मान लीजिए ये एक हेमीस्फेरिकल कैविटी है, एक क्यूब में, बड़ा सा क्यूब है हमारे पास, उसमें एक हेमीस्फेरिकल कैविटी है, ठीक है? और इसका पूरे का मास इस वेज का, इसे वेज बोलिए, ब्लॉक बोलिए, बड़ा सा कुछ भी बोलिए, ये कैविटी का रेडियस है r। यहां से एक पार्टिकल को, इस जगह से एक पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, पार्टिकल का मास है स्मॉल m। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक, फाइंड, दोनों क्वेश्चन आपको करने, दो पार्ट हैं इसके। फाइंड ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक ये है, वो पार्टिकल है। बी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, व्हेन particle of mass m
रीचेज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। ठीक भाई, चलिए श्रेयांश पाठक कह रहे हैं कि बिना जंप किए भी ट्रॉली को मूव किया जा सकता है, उसमें मैन की वेलोसिटी में क्या चेंज हो सकता है और कैसे? भाई बिना जंप किए आदमी को दौड़ना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि आदमी पहले रेस्ट पे था। ठीक है ना, तो लेकिन एक और अच्छी बात है कि अगर इन पहले से ट्रॉली चल रही होती, अगर पहले से ट्रॉली चल रही होती तो बच्चा इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं होता। केस 1 जो हमने लिया था कि इनिशियल मोमेंटम जीरो है ना। रोनित, तुम अपने क्वेश्चन में कोई नंबर यूज कर रहे हो क्या? क्योंकि तुम्हारा मैसेज चैट बॉक्स में अपीयर नहीं हो रहा है। किस बच्चों, क्या इनका मैसेज रिपीट हो रहा है क्या चैट बॉक्स में? हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं करिए फटाफट। ए का आंसर आ गया, अच्छा यहीं रख जाना बेटा। कौन मांग रहा है ये बार बार, बार बार मांगते हैं? नहीं, पहले तो उधर चेक करने गए थे। रिमोट दूसरा निकलवाओ फटाफट, और एक रिमोट यहाँ परमानेंट रखो, ठीक है? अभी अभी वाला लेके आओ। मन पटेल, इरोडो क्वेश्चन, इरोडो का क्वेश्चन ये नहीं है बेटा, इरोडो का तो कुछ और है। कब का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लिखा है बेटा, वैन पार्टिकल रीचेज, पार्टिकल ऑफ मास एम रीचेज एट इट लोएस्ट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों इस इंस्टेंट पर निकालनी है। अरे वाह मन पटेल, दोनों हो गए। आर्यन राज ने भी दोनों निकाल, बी का आंसर भी निकाल दिया, शाबाश, वेल डन। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इन लास्ट क्वेश्चन इज ग्राउंड और मैन रिलेटिव, मैन के रिलेटिव है बेटा, वी आर बोला है ना इसलिए। सर कैन आई डू IIT प्रिपरेशन इन क्लास 8? हाँ बेटा कर सकते हो, जो क्लास 8th में उसे अच्छे से पढ़ो। सर मुझे अभी कौन सी बुक करनी चाहिए, क्लास 10th मूविंग 11th? आपको कोई बुक नहीं करनी चाहिए, आपको यही वीडियो लेक्चर देखने चाहिए, आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इरोडो वाले में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलेशन का एनालिसिस है, ओके। ग्रो विद ओजस, सर कैन आई डू IIT प्रिपरेशन इन क्लास 8? हाँ भाई कर सकते हो, बता तो दिया यार, कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि क्लास 8 की चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, इसका सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से। यही IIT की प्रिपरेशन है, IIT की प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। सर एक पेन डाउट ग्रुप क्रिएट कर दो ना फॉर दिस सीरीज व्यूअर। सर एक पेन डाउट ग्रुप, पेन डाउट ग्रुप क्या होता है बे? ओपन डाउट ग्रुप, अच्छा क्रिएट कर दो ना फॉर दिस सीरीज व्यूअर। अच्छा जी, इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चा ज़रा बता मेरे को। मैं ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया इस जगह, और आपसे पूछा जा रहा है जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा है तो बताइए ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, ये क्वेश्चन वह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये बताइए कि ऐसा कैसे होगा, मतलब सर JEE 2025 SRG बैच कब शुरू होगा? हो चुका है कृष्णा बाबू, कृष्णा मिश्रा, आपको बात करनी पड़ेगी पोरवाल सर से उसके लिए, और तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हाँ ऑनलाइन भी होगा पार्थ तोमर। फिलहाल तो मैं यहाँ की बात करता हूँ बच्चों, ये पार्टिकल इधर गया तो ब्लॉक इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताइए। क्यों जाएगा, क्वेश्चन ये है, ब्लॉक क्यों जाएगा? ब्लॉक इसलिए जाएगा क्योंकि इस सिस्टम पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है, ठीक है। ड्रीम ने बताया है, कपिल सर से बात करिए, बिल्कुल सही बताया है, और वो आपको मेरे से कनेक्ट करवाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों फोर्स जीरो है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चूंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा ही मोमेंटम जीरो होगा। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जो है मूव ही नहीं करेगा,
क्लियर है? और मूव नहीं करेगा तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला। पार्टिकल का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक के रिलेटिव पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? आर है। तो ब्लॉक को पकड़ो, इन भाई साहब से कहो आप आर चलो, तो उससे सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा? एम आर अपॉन एम प्लस एम शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन होना नहीं चाहिए, तो इस ब्लॉक को पीछे जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा? इतना ही जाना पड़ेगा। तो ये ए पार्ट का आंसर है बच्चों। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में सर सब एक डाउट के ही डाउट क्लियर कर देंगे एक ग्रुप में, टीजी के ऑल्सो अनक्लियर्ड आप भी कभी कर देना, विल हेल्प। ठीक बेटा, करेंगे, कोशिश करता हूँ। ठीक है। एट रोनित MU 0 से तो रखा है, उसके लिए फ्रिक्शन कॉफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। रोनित ने कहा है उसके लिए भी फ्रिक्शन कॉफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। किसके लिए बे? आदमी जब कूद रहा है तो आदमी के पैर और प्लैंक में तो फ्रिक्शन होना चाहिए। प्लैंक और सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है राजा बाबू। हाँ ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मस्त, बढ़िया, चकाचक एकदम। ध्यान देना बच्चों। तो सिचुएशन ये है बच्चा पार्टी कि ये पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से छोड़ने के बाद हो क्या रहा है भैया? हो ये रहा है कि पार्टिकल नीचे पहुँच रहा है, प्लैंक कुछ इधर जा रहा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि भाई जब ये यहाँ होंगे तो वेलोसिटी इनकी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। फिर से वही चीज़, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पूरे सिस्टम पर फोर्स 0 है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम 0 रहेगा, क्योंकि इनिशियल भी 0 है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी स्मॉल u है और ब्लॉक की वेलोसिटी कैपिटल V है, इसका मास कैपिटल M है और पार्टिकल का मास स्मॉल m है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम 0 रहना है, दैट मीन्स MU माइनस कैपिटल MV मस्ट बी 0। ठीक बच्चा पार्टी? ठीक है भाई। अब दूसरी चीज, ये u और v इसके पास आए कहाँ से? आए कहाँ से ये बताइए ना, कहाँ से ये u और v लेकर के आया? तो ये u और v लेकर के किस जगह से आया? कैसे सोचे कैसे सोचे कैसे सोचे? u और v किसी लोकेशन पर निकालना है या किसी टाइम पर निकालना है? किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर u और v निकालना है या किसी स्पेसिफिक टाइम पर निकालना है? लोकेशन पर। याद करिए, सर ने आपको बताया था कि जब भी टाइम की बात ना की जाए, लोकेशन वर्सेस वेलोसिटी की बात की जाए, तो आपको हमेशा क्या अप्लाई करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अप्लाई करें बच्चों। चलिए यहाँ से यहाँ तक ये बताइए, क्या इस ब्लॉक पर ये नॉर्मल वर्क कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा? ठीक। क्या ग्रेविटी वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या ये पार्टिकल का नॉर्मल वर्क कर पाएगा? कर पाएगा। लेकिन हमने सिस्टम दोनों को ले लिया है। हमने सिस्टम क्या किया है? दोनों को ले लिया है। हमारा सिस्टम है m प्लस m। तो बताइए, नॉर्मल का वर्क इस पूरे सिस्टम पर 0 होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर अगर आपने हमसे पढ़ा है तो ये बात तुरंत समझ में आ गई होगी। ठीक। अच्छा, अब बचा वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा? mgr। जरा ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल बच्चा पार्टी यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो वर्क कितना होगा? mgr इक्वस टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mgr इक्वस टू हाफ स्मॉल m स्मॉल v स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आई थी हमारी? स्मॉल mu बराबर कैपिटल MV। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है इन दो इक्वेशन को। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसको सॉल्व इसकी मैथ्स सॉल्व करने का तरीका भी बताता हूँ, शानदार सा, जल्दी से सॉल्व करने का। आप 9th क्लास में हैं, आप कैसे जेईई के लिए प्रिपेयर करें? जो 9th का सिलेबस है वो आपको ऐसे आना चाहिए जैसे कि आप 9th किसी टीचर को, किसी बच्चे को पढ़ा सकें। इस लेवल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आनी चाहिए। अगर आती है तो आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर्ड हो। 9th क्लास का 9th क्लास में ही आना चाहिए। जब वो आ जाए तब मुझसे बात करो, मेरे लेक्चर अटेंड करो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा लगेगा नहीं। असाइनमेंट भी टेलीग्राम चैनल पर मेरे आते रहेंगे। ठीक, तो ये निस्वार्थ सेवा है, चलती रहेगी। बच्चों यहाँ पर देखना, 1 और 2 को मैं एक और तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पार्टिकल का मोमेंटम और वेज का मोमेंटम सेम है। पार्टिकल का मोमेंटम और वेज का मोमेंटम, ब्लॉक का मोमेंटम सेम है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनना।
ये काइनेटिक एनर्जी के लिए, पार्टिकल के लिए मैंने तुमसे कहा था एक पार्टिकल के लिए p² लिख सकते हैं, तो हम पार्टिकल की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं ब्लॉक को और पार्टिकल को अलग अलग। तो मैं क्या बोलूँगा, p1² ध्यान से सुनना। अगर ये काइनेटिक एनर्जी हुई कि नहीं हुई, पहले तो ये बताओ। और p दोनों का सेम है, p दोनों का क्या है, सेम है। क्या मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बच्चों मास का इन्वर्स रेशियो होगा? क्या मैं ये बात कह सकता हूँ? होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मास का इन्वर्स रेशियो है बच्चों, तो एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, काइनेटिक एनर्जी का समेशन किसके बराबर है? ज़रा यहाँ से देखिए, काइनेटिक एनर्जी का समेशन है mgr के अबाउट बराबर। क्लास 6, 7th, 8th, 9th याद करिए, जैसा कि मुझे बताया गया है कि 7th क्लास में ये किया था। mgr को डिवाइड करना है k1 और k2 में, k1 और k2 में किस रेशियो में डिवाइड करना है? मास के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करना है, मास के इन्वर्स रेशियो में। तो प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल mv² अगर लिखूंगा तो mgr को मास के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करिए, तो प्लैंक को कितनी मिलेगी एनर्जी बताइए? प्लैंक को मतलब मास किसका आएगा? पार्टिकल का, m/m+m ऑफ mgr। ठीक है, और यहाँ से बच्चों वेलोसिटी आ जाती है कितनी? ये वेलोसिटी आती है 2m² gr कैपिटल m+m इसका रूट। ये आंसर है। What if I am already going to same offline coaching along with SRG? Same already सेम कोचिंग सर SRG कौन सी कोचिंग बेटा? सम ऑफलाइन कोचिंग, अच्छा ओके ठीक है। नहीं झेल पाओगे बेटा मेरा SRG, किसी और कोचिंग के साथ मेरा SRG नहीं झेल पाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, मत करो सर प्लीज़। सर इसमें सेंटर ऑफ मास के एक्सील, भैया मेरा SRG मैं खुद ही चलाता हूँ, और उसमें केमिस्ट्री और मैथ्स के सर जो हैं वो मेरे साथ सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं, है ना, और सिलेबस और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। जो सर योर रेगुलर लेक्चर्स प्लस योर जीरोडो सीरीज प्लस क्रोटो सीरीज बाय RY सर इज सफिशिएंट फॉर जेई? बेटा बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए अब ये समझ में आया। अब यहाँ पर एक बच्चों का डाउट आता है, वो डाउट भी बच्चों मैं लेता हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, डाउट ये आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताइए कि हमें तो लगा था √2gr आ जाना चाहिए, हमें तो लगा था, हमने तो पढ़ा था काइनेमैटिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम में कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो r हाइट नीचे गया है तो इसकी वेलोसिटी √2gr आ जानी चाहिए थी, और क्या, और इसकी वेलोसिटी √2gr आ गई तो इसकी भी कुछ आ जाएगी। क्या गड़बड़ हो रही है? सारे HODs पढ़ाते हैं बेटा, SRG बैच में सारे HODs पढ़ाते हैं, जो पुरानी मतलब किसी न किसी PJ सर भी पढ़ाते हैं और SPS सर भी पढ़ाते हैं, डिपेंड करता है आप किस में हैं। एक बार आपका इंटरेक्शन कृष्णा करना पड़ेगा तब हम डिसाइड कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, कुछ एनर्जी मन पटेल ने बिल्कुल ठीक बताया है, वेलोसिटी बराबर √2gr इसलिए नहीं होगी क्योंकि कुछ एनर्जी किस में जा रही होगी। वैसे तो पूरी की पूरी जब हाफ mv² जो है वो mgr से मिल जाती तो वेलोसिटी बच्चों √2gr आ जाती, मन पटेल ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस बार जो जो mgr है वो दोनों को मिल रही है, दोनों को मिल रही है, दोनों को मिल रही है, नहीं समझ में आया? जो mgr थी वो k1 + k2 दोनों की काइनेटिक एनर्जी के समेशन के बराबर थी, इसलिए आंसर √2gr नहीं है। लेकिन इससे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका बी पार्ट देखना। बहुत प्यारी चीज़ बताने जा रहा हूँ बच्चों, IIT JEE एडवांस में आने के बहुत चांसेस हैं। फाइंड वर्क डन, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक। इस प्रोसेस में ब्लॉक पे नॉर्मल का कितना वर्क डन होगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हाँ कृष्णा इंटरव्यू होगा, बताइए, करिए। फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक इन द प्रोसेस। जो प्रोसेस पूछा है आपसे, क्या प्रोसेस था? पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। इस प्रोसेस में आपसे मैं पूछ रहा हूँ फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल? अप्लाइड बाय द पार्टिकल ऑन द ब्लॉक।
ये वाला नॉर्मल बे, ये नॉर्मल जो लगेगा ना, इसका वर्क बताइए, कितना मुश्किल है ये। नॉर्मल ऑन द ब्लॉक बाय द पार्टिकल। चलिए बताइए बताइए, नॉर्मल वर्क डन बराबर, अरे वाह मन पटेल मेरा मन जीत रहा है, बहुत बढ़िया। रंजन ने कहा 0, मन पटेल ने कहा जो कहा वो सही कहा। एस्पायरेंट ने कहा सर ये लेक्चर आप गूगल शीट पे डाल सकते हो फॉर होमवर्क। होमवर्क के लिए गूगल शीट पे क्यों डालूंगा बेटा, मैं शायद थोड़ा सा कमज़ोर हूँ इस चीज़ में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कृष्णकांत ने कहा वाह वाह। आर्यन राज ने कहा वर्कडन, बहुत बढ़िया आर्यन राज, दिल खुश कर दिया। देखो ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये ध्यान से सुनिएगा ज़रा मेरी बात को, क्योंकि इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कौन बता पाता है, वो भी बहुत शानदार है, बहुत तो अच्छे से सुनिएगा ज़रा। ये बताइए कि अगर मैं केवल ब्लॉक को सिस्टम लूँ, किसको लूँ, सिस्टम केवल ब्लॉक को लो, सिस्टम ओनली ब्लॉक, ठीक। तो ओनली ब्लॉक पे कौन कौन करेगा वर्क, ये नॉर्मल कर सकता है, पार्टिकल का कॉन्टैक्ट फोर्स और सरफेस का नॉर्मल और mg। इन 3 फोर्स के अलावा कोई फोर्स लग नहीं रहा है, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन याद करिए, सराउंडिंग वगैरह वो सारी चीज़ें। अब ध्यान से देखिए, ये वाला नॉट N2 वर्क कर नहीं सकता, mg वर्क कर नहीं सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, लेकिन N1 का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला वर्क कर सकता है बच्चों, N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्क कर सकता है ना बच्चा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर मैं इस सिस्टम पर ओनली ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दूं, अगर इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं वर्क डन बाय नॉर्मल इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर, और हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर निकाल चुका हूं मैं, याद है मास के इन्वर्स रेशियो वाली बात से, एम अपॉन एम प्लस एम ऑफ एम जी आर। ये लीजिए साहब, खत्म हो चुका है, ये है वर्क डन बाय नॉर्मल ऑफ द पार्टिकल ऑन द वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तैयारी करें, सी पार्ट। चलो देखते हैं कितने लोग सी पार्ट बता पाते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स ड्रैगन, गुड इवनिंग MB सर, गुड इवनिंग बच्चा, ठीक है भाई सर, ये तो इजी ही था। हाँ बिल्कुल इजी था बेटा। देखो इजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मैं यहाँ पर टफ़ चीज़ों को तो कभी ऐसा बोलता ही नहीं कि टफ़ चीज़ें अच्छी होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनना, सी पार्ट, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन पार्टिकल। चलिए बताइए, हाँ तो ज़रा ध्यान से सुनिए भाई, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन पार्टिकल में एक तो मन पटेल ने बताया और दूसरा बताओ क्यों पूछा था ये क्वेश्चन, पता है। अब तुम्हें जब समझ में आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल बिटवीन पार्टिकल एंड ब्लॉक, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन पार्टिकल एंड ब्लॉक, 0 है ना बे, बता चुका हूँ, याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो वर्क डन बाई N2 आ गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई N1, तो जो पिछला आंसर था उसका माइनस आंसर है, बस दैट्स इट। जो पिछला आंसर आया था ना उसका आंसर निगेटिव, माइनस m अपॉन m प्लस m ऑफ mgr, दिस इज द आंसर। और जो मन पटेल बता रहा है वो भी सही है, मतलब पार्टिकल पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, पार्टिकल पर वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय N2 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K1, और उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मज़ा आया भाई। अब बताता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ना, एक्चुअल में फिजिक्स जो है वो सेम मैथ्स को डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करती है। फिजिक्स सेम मैथ्स को डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करती है। कैसे यूज़ करती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। ज़रा ध्यान से सुनना, देखिएगा, सेम फिजिक्स, इवन फिजिक्स डिफरेंट कह सकते हो लेकिन मैथ सेम है। जब पता है क्या, क्वेश्चन सुनना, ये एक जो है टोटल मास m का, ये रखा है बॉम्ब,
ये एक बॉम्ब रखा है, ये हो गया ब्लास्ट। क्या हो गया? ये एक्सप्लोड हो गया, ये एक्सप्लोड्स। एंड एनर्जी रिलीज्ड, एंड एनर्जी रिलीज्ड is delta E. This explodes in two parts. In two parts, M1 and M2. कहा गया find velocity of each part. Find velocity और speed of each part. क्या करेंगे भैया जी? बता सकते हैं क्या करेंगे? बताइए क्या करना चाहिए? ये सेम क्वेश्चन है बाबू जो ऊपर पूछा है। देखो कैसे, बॉम्ब था रेस्ट में, ठीक है, ब्रेक हो गया दो हिस्सों में, एक हिस्सा है M1 का, एक हिस्सा है M2 का। टोटल मोमेंटम इनिशियल ज़ीरो, टोटल मोमेंटम फाइनल भी ज़ीरो। तो फिर से वही बात, मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब P1 बराबर P2, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी पार्टिकल की? p²/2m। एनर्जी रिलीज जो है वही इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। तो फिर से ये क्वेश्चन क्लास 7th का बन गया ड्रीम भाई साहब। डेल्टा ई को दो हिस्सों में डिवाइड करिए। किस रेशियो में डिवाइड करिए? ये यहाँ से देखिए कि मास सेम है गुरुजी की, मास सेम है, यानी कि मास के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स हाफ m1 v1 स्क्वायर की वैल्यू होगी m2/m1 प्लस m2 ऑफ डेल्टा ई, ठीक। और हाफ m2 v2 स्क्वायर की वैल्यू होगी m1/m1 प्लस m2 ऑफ डेल्टा ई। ये लीजिए साहब, फिर से आगे वैल्यू। चलिए एक आपको और एनालॉगी बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉगी, सेम चीज़ पर पेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्वेश्चन 3। मान लीजिए कि यहाँ पर M1 और मैंने ना स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस कर दी है बच्चों, और कंप्रेस करने के बाद जो है वो यहाँ पर एक धागे से इन दोनों ब्लॉक को बांध दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का स्टाइल सुनना, स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा और धागा बांध दिया। अब स्प्रिंग जो है वो ध्यान सुनिएगा, स्प्रिंग अटैच फिक्स नहीं है, स्प्रिंग किसी भी ब्लॉक से फिक्स नहीं है। मतलब गुरुजी जब धागे को कट किया जाता है, जब धागे को कट किया जाता है, ऐसे कैंची से कट कर देते हैं, तो ये जो ब्लॉक है ना ये भाग जाते हैं और स्प्रिंग वहीं गिर जाती है, ठीक, क्योंकि स्प्रिंग किसी से अटैच नहीं है, ठीक। स्प्रिंग का कांस्टेंट k है और स्प्रिंग का कंप्रेशन x0 है। हमसे पूछा गया है कि जब ये भाग जाएंगे स्प्रिंग को छोड़ करके तो कितनी वेलोसिटी से भाग जाएंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट बच्चा पार्टी, फिर से वही चीज़ क्या इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिल रही है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से, बात नंबर 1, ठीक है। बात नंबर 2, पूरे सिस्टम का मोमेंटम, इसको पूरा सिस्टम लें अगर हम लोग, तो इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। दैट मीन्स P1 बराबर P2 होगा, और हमें ये बात अच्छे से पता है कि K बराबर p²/2m होगा। तो वापस से फिर से वही चीज़ आ जाएगी। मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ। क्वेश्चन 4 देखिए, आज मैं पका लूँगा आपको दिखा दिखा करके एग्जाम्पल, क्योंकि इस चैप्टर में आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए अगर आप मेरे से पढ़े हुए हैं तो। फिर से एक सिचुएशन देखिए ज़रा, ये एक रॉड लगी हुई है दो दीवारों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिंग लगी हुई है बच्चा, ये एक रिंग है, ये रिंग का मास है m1, हाँ, और इस रिंग से बच्चों धागा बंधा हुआ है, ये ऐसे एक धागा बंधा हुआ है, और धागे के दूसरे एंड पर जो है वो मास m2 है, ये लेंथ है l, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब ये जो रॉड है और उस पर जो रिंग चल रही है ना वो फ्रिक्शनलेस स्मूथ तरीके से चल रही है। क्वेश्चनवा पूछा गया है हमसे बच्चा पार्टी कि इसको अगर रेस्ट से रिलीज़ करें, इस सिस्टम को रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट अगर किया गया है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों कि
जब ये रिंग के नीचे होगा M2, इस रिंग के जस्ट नीचे होगा M2, ठीक है, इस समय M1 और M2 की वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है फिर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो कैसे करें भाई साहब, ये क्वेश्चन बताइए ज़रा। ये क्वेश्चन कैसे होगा कि फिर से गुरुजी फिर से वही बात है कि ग्रेविटी इस डायरेक्शन में है तो ज़रूर, लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो M1 प्लस M2 सिस्टम पर, सिस्टम अगर मैं लेता हूं M1 प्लस M2, सिस्टम लेता हूं M1 प्लस M2, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है 0। क्या बच्चों समझ गए हो? इस बार क्या होगा, इस बार M2GL डिवाइड हो जाएगा K1 और K2 में मास के इन्वर्स रेशियो में। बच्चों ये बात समझ में आ गई है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके के तमाम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है बच्चों। फिजिक्स में प्रेजेंटेशन के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, मतलब एक प्रेजेंट कर देता हूँ फिर आगे बढ़ जाऊँगा, उसका सोल्यूशन नहीं बताऊँगा, आप खुद सोचिएगा। 5वां क्वेश्चन, एक ये ब्लॉक रख दिया, ये M, ये यहाँ पर स्मॉल m है, ठीक है, ये हाइट h है, और पूछा है हमसे कि जब ये वेज हम रेस्ट से रिलीज़ करेंगे, इसको रिलीज़ कर दिया रेस्ट से, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, और रिलीज़ करने के बाद पूछा गया जब ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, फिर से वही चीज़ होगी, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब केस 2, VCM 0 नहीं है। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, अभी भी वही चल रहा है, चिंता मत करिए, इस चैप्टर में चलना ही वही है काफ़ी दिनों तक, कोलिजन भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस बार केस 2 है, केस 2 का मतलब है VCM 0 नहीं है, VCM नॉन ज़ीरो है, ठीक। तो इस बार हमसे कहा जा रहा है, मतलब मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा क्योंकि मैं मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो आपको बता ही चुका हूँ, है ना। तो क्वेश्चन 1 देखिए ज़रा, क्वेश्चन 1, और इसको आप सभी को करने का मौका दूंगा फिर मैं बताऊंगा। ये M1 मास का एक ब्लॉक है बच्चों, ये V0 वेलोसिटी से फेंका गया है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ M2 मास का एक और ब्लॉक है जो कि अभी रेस्ट पर रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, जब M1 स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और M2 की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यही होगा। आपको पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए भाई कैसे निकालेंगे, आप पहले कोशिश करिए फिर मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक हो गया, चलो देख रहे हैं ध्यान से, कई तरीकों से एक बात बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना बच्चों। जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा ना तो इस पर फोर्स पीछे लगेगा स्प्रिंग का, अच्छा, और M2 पर फोर्स क्या लगेगा, आगे लगेगा, तो M2 की वेलोसिटी बढ़ेगी V2 और इसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में V0 ज़्यादा था और M2 की वेलोसिटी 0 थी, अब ये कम हो रही है,
ये बढ़ रही है धीरे 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 धीरे, ये समझ में आया क्या? ये बराबर अगर हो गया V1 और V2 बराबर हो गए, यहाँ पर ये कम ये ज़्यादा बराबर हो गए, उसके बाद क्या होगा? जरा ध्यान से सुनना, M1 की कम होगी और M2 की बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब इसकी ज़्यादा और इसकी कम, तो इनके बीच का गैप नहीं बढ़ना शुरू हो जाएगा। अरे तुम्हारे आगे वाला तुमसे तेज भाग रहा है तो तुम उन दोनों के बीच का गैप बढ़ना नहीं शुरू हो जाएगा। गैप कब तक कम होता रहेगा? जब तक तुम्हारी स्पीड तुम्हारे आगे वाले से ज़्यादा है। ठीक, तो V1 कम हो रही है, V2 बराबर हुई, अब उल्टा होने लगा। तो जिस समय दोनों की बराबर होगी उस समय कंप्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम। एक तरीका नंबर 2, दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं R से डिनोट करता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो R का मैक्सिमा जब होगा तब dr/dt 0 होगा। एंड व्हाट इज dr/dt? v रिलेटिव अलोंग द R। तो जब अलोंग द R v रिलेटिव 0 होने का मतलब क्या है? दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाना। दूसरा मेथड। तो बच्चों क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन के समय M1 और M2 ये दोनों साथ साथ सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। कॉमन वेलोसिटी का नाम रखा Vc, ठीक है। अब इस सिचुएशन को इसको लिया सिस्टम, तो फिर से मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। इनिशियल मोमेंटम इज m1 v0 बराबर m1 प्लस m2 इंटू वी। यहाँ से Vc की वैल्यू आती है m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v0। ये आ गई Vc की वैल्यू। अब आती है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि हमको जो क्या निकालना है? मैक्सिमम कंप्रेशन। तो क्या करें भैया? टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय ऑल फोर्स। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1 प्लस m2 Vc का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v0 स्क्वायर। ये हो गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। याद करता हूँ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालता हूँ। स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता है? हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर, जो कि 0 था, माइनस फाइनल स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ m1 प्लस m2 Vc स्क्वायर माइनस हाफ m1 v0 स्क्वायर बराबर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? कि यहाँ Vc की वैल्यू डाल दीजिए, x की वैल्यू मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ें। अब फिर से इसी तरीके पर बेस्ड क्वेश्चन और सारे भी बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा जरा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए। ये एक ब्लॉक m1 मास का v0 वेलोसिटी से फेंका गया, यहाँ रखा है वेज कैपिटल M मास का। पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय ब्लॉक। ये स्मॉल m ले लो, बाय ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे घर से करके लाइएगा, होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये स्प्रिंग, ये धागा, ये मास m, ये मास स्मॉल m, रेस्ट पर है सिस्टम। पहले था लेकिन सडनली किसी को गुस्सा आ गया, इसको वेलोसिटी दे दी खड़ाक से v0। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v0। फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल मेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मोटे मोटे आपको सोचना है कि कैसे करना है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन 3 क्वेश्चन के होमवर्क के साथ, ठीक है। तब तक के लिए क्या कहते हैं उसे? टाटा।